पहली चीज है कठिन श्रम। आप परिश्रम करेंगे तो भाग्य भी आपका सहायता करेगा। मशहूर कहावत है, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हेलो, नमस्कार, वेलकम। मैं शमशेर अली लाइफ लाइन में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। एज फॉर योर रिक्वेस्ट, वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8। द चैप्टर नेम इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज माइक्रो and microorganism. The microorganism terms are made up of only two words. First, micro, and second is organisms. It means the micro means very small, very little, okay? And the word organism represent living things, okay? Living things. It means the smallest living things is called microorganism. आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है, इसको हिंदी में जाने हम तो, कि सबसे सूक्ष्म जीव, इतने सूक्ष्म कि वी कैन नॉट सीन बाय आवर नेकेड आई, है ना। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि हम इसे इतने छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेकेड आई से इन्हें नहीं देख सकते हैं, है ना। इट इज़ नॉट विजिबल विथ आवर नेकेड आई। सो ये है नॉट। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज हो गई। पहले हम इसके सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके प्रॉपर्टीज जानेंगे, देन हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आएंगे, है ना। तो आप शांति बनाए रखें और ध्यान से वीडियो को देखें, है ना। माइंड कंसंट्रेट करें और इसको समझने का जहाँ तक हो सके आप एक ही बार देखें और उसको अपने दिमाग में रखने का प्रयास करें। तो सबसे पहला जो स्टेप है, दे कैन नॉट विजिबल विथ नेकेड आई। ये इतने छोटे होते हैं कि हम अपने नेकेड आई से ये इन्हें नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये कहाँ रहते हैं, है ना। इनकी लिविंग की बात करते हैं तो ये ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, है ना। दे कैन लिव ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। अगर इनकी लिविंग की बात करें तो ये सभी ये जो है ये लीव कर सकते हैं, सभी जगह रह सकते हैं, सभी इन्वायरमेंट में ये रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आइस हो, काफ़ी कोल्ड हो, ये कोल्ड क्लाइमेट हो, है ना, या हॉट स्प्रिंग हो, या फिर डिजर्ट हो, है ना, ये सभी जगहों पे पाए जाते हैं, ये सभी जगह रह सकते हैं। आई होप कि इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सो इनके रहने की कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये डिजर्ट में नहीं रहेंगे, या फिर ज़्यादा चिल्ड प्लेस है या ज़्यादा कोल्ड प्लेस है वहाँ नहीं रहेंगे, है ना, या फिर ज़्यादा हॉट प्लेस है वहाँ नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी स्थानों पे रह सकते हैं। ओके दोस्त, आई होप कि यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। सो पहले हमने देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इट कैन नॉट विजिबल विथ नेकेड आई ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। दूसरा, इनकी लिविंग की बात करें हम तो ये सभी तरह की इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ठीक है दोस्त। जनरली ये हर जगह, है ना, हर जगह विजिबल नहीं होते हैं और सभी इन्वायरमेंट रह सकते हैं। का तात्पर्य है कि तापमान चाहे जो भी हो, तापमान कम हो ज़्यादा हो। और प्लेस की बात करें तो ये एयर में भी मिल जाएंगे हमें, है ना, वाटर में भी मिल जाएंगे, है ना, लैंड पे भी ये मिल जाएंगे, है ना, प्लांट बॉडीज और एनिमल बॉडीज में भी ये मिल जाएंगे, है ना। प्लांट और एनिमल बॉडीज में भी ये देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो कुछ बच्चे को यहाँ ये देख के कन्फ्यूजन हो रही है, सर एनिमल्स बॉडी में या प्लांट्स बॉडी में होते हैं देन ये हार्मफुल होते हैं। अब इसलिए हार्मफुल होते हैं बट सब हार्मफुल नहीं होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इनके रहने के क्या क्या स्थान है, ठीक है। अगला बात करें हम इनकी जीवों की, है ना, जीवों की जो नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, ये या तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर ये मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। अगर ये यूनिसेलुलर होंगे या फिर ये मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है दोस्त। मैं बोल रहा हूँ इससे आप स्पष्ट हो जाए क्योंकि यहाँ लिखने में थोड़ी सी समस्या होती है। इधर ये यूनिसेलुलर होंगे या फिर ये मल्टी सेलुलर होंगे, है ना। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में आई होप कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
अगर कन्फ्यूजन होता भी है तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहता हूँ। यूनिसेलुलर का तात्पर्य है कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से मैड हुआ हो, मतलब एक ही सेल से बना हुआ हो, है ना। मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हम लोग बहुत सारे सेलों से मिलकर बने हुए हैं, है ना। तो मल्टी सेलुलर जो एक से अधिक यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, है ना। एंड दैट ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, ओके, ऑर्गेनिज्म। आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा। और थोड़ा सा मैं और भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, है ना। हम लोग मल्टी सेलुलर है ना। और आप कैसे दिखते हैं, आपके नाक बड़े हैं, दांत दांत की बात नहीं करें, चलो, नाक बड़े हैं, और क्या क्या, कान बड़े हैं, कान छोटे हैं, है ना। ये जो भी आप जैसे भी दिखते हैं ना, ये सब ये सेल की अरेंजमेंट है ना। तो हम लोग मल्टी सेलुलर है, दैट मीन्स क्या, हमारी बॉडी में सेल अरेंज हुआ है, और जिस तरह सेल अरेंज है उस तरह हम दिखाई देते हैं। मजा आया ना जान के? तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप। इट इज क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप, ओके। द फर्स्ट इज बैक्टीरिया, and the second is fungi. A lot of people who pronunciate it fungi, okay. uh, Fungi, and the third is protozoa, protozoa, and number fourth is algae. Okay, so here you can see the four major group of microorganism is bacteria, fungi, protozoa, and algae. So let's see the picture of bacteria, okay, then we will study about the bacteria. So here you can see the image of bacteria, है ना। ये आपको दिख रहा है कुछ, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना इसका, कुछ देखिए आप, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये कुछ इस तरह से रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब जनरली ये इसी तरह के नहीं होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं वो विभिन्न विभिन्न स्ट्रक्चर के होते हैं। ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं सेमी स्ट्रक्चर के नहीं होते, बट ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। ठीक है दोस्त। सो अगर बात करें हम इस बैक्टीरिया की, तो सबसे पहले कि ये सिंगल सेल्ड होता है ना। ये जो होता है बैक्टीरिया वो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ओके, ऑर्गेनिज्म होता है। सो ये बैक्टीरिया है, ये सिंगल एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होती है। दूसरी बात करें हम, ये कहाँ पाया जाता है। सो इवन ये हैबिटेट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, है ना। ये ग्लेशियर से डिजर्ट की तरफ जाता है, खास करके ये कुछ ठंडा स्थान होता है वहाँ से ये ट्रेवल करता है, रैंक करता है ये डिजर्ट डिजर्ट की तरह, रेगिस्तानों की तरफ, है ना। सो इट फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट रैंकिंग फ्रॉम ग्लेशियर, ये ग्लेशियर से, फ्रॉम ग्लेशियर टू, कहाँ तक पाया जाता है बच्चों, सो डिजर्ट तक, ओके। या फिर कोई भी हॉट स्प्रिंग है ना, हॉट हॉट स्पेस तक, है ना। और हॉट स्प्रिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एग्जांपल की। सो आपने वो बहुत सारे डिजीज़ देखा होगा जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, और जनरली हम लोग वो दही का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं कर्ड बैक्टीरिया हम। तो ये कर्ड बैक्टीरिया क्या है, बहुत बच्चे के जुबान पे ये आ भी गई होगी। सो कर्ड बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है, कर्ड बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ओके। सो लैक्टोबैसिलस इज ए बैक्टीरिया विच
हेल्प्स टू मेक कर्ड फ्रॉम, कैसे बनता है, दूध से ना। हाँ, ये दूध से क्या करता है, दही बनाता है ना, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, है ना, ये दूध से दही में परिवर्तन करता है, अर्थात दही बनाने में ये मदद करता है। आई होप कि बैक्टीरिया की सम जो कुछ इंफॉर्मेशन थी हमारे पास वो आपको आसानी से प्राप्त हो गई होगी, है ना। विशेष इंफॉर्मेशन जो है हम बैक्टीरिया के एक एक करके इससे होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे, और ये किस किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है उसके बारे में भी जानेंगे। बट यहाँ सिर्फ हम कुछ ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, है ना। बैक्टीरिया का देंगे, फंजाई का देंगे, और उसी तरह प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ का तथा अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो दूसरा है वो है फंजाई, है ना। सो हम फंजाई का यही डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये नीचे मैं फिर से लिखूं और उसके लिए एक अलग से स्पेस कवर हो, है ना, ये सही नहीं होगा, है ना। तो फंजाई की बात करें तो बात करने से पहले हम आपको इमेज दिखा दें फंजाई की, है ना, देन हम इससे बात करेंगे। तो जब बात हम फंजाई की करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, ये जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये पोषण के दृष्टि से अर्थात न्यूट्रिशन की दृष्टि से जो है ये हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सो ये पोषण की दृष्टि से क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। ओके, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक का तात्पर्य वैसे जीवों से होता है जो डायरेक्ट अपना भोजन मतलब किसी भी कार्बनिक पदार्थ से, है ना, अपना भोजन बना पाने में या ले पाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो जाते हैं, है ना। अर्थात ये भोजन जो है किसी दूसरे जीव पर निर्भर रह करके अपना भोजन की पूर्ति करते हैं, वैसे जीव को हेट्रोट्रॉफिक या फिर हिंदी में बोलते हैं परपोषी। ओके, हिंदी में बोलते हैं इनको परपोषी। तो ये परपोषी जीव है, हेट्रोट्रॉफिक जीव है, ऐसे जीव जो डायरेक्ट अपना भोजन नहीं बना सकते, ये भोजन के लिए किसी दूसरे शरीर के जीवों पे आश्रित रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक। ओके, तो ये मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। इसमें जब ये हेट्रोट्रॉफिक है दैट मीन्स दूसरे के जीवों पर रह करके अपना भोजन बनाते हैं, तो ऑब्वियसली इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं होगी, तो ये होता है लैक ऑफ क्लोरोफिल, है ना। अब क्लोरोफिल आपको समझाना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्लोरोफिल के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं कि क्लोरोफिल जिसमें भी होता है, जिस प्लांट्स में होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाने में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अपना भोजन बनाने में वो क्या होता है, खुद योग्य होता है। ओके, तो अपना भोजन खुद बना सकता है, बट इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, देन इट इज नॉट एबल टू मेक ऑन फूड। ओके, अब बात करते हैं, एक दो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दूसरी बात करते हैं ये मिलते कहाँ है ना। तो आप ये कहीं सड़ी गली चीज़ों पे आप कुछ दिन रोटी रख देंगे ना, रोटी कुछ दिन तक दबी हुई रख देंगे, तो फिर वहाँ बहुत सारी फंजाई आ जाएंगी ना। तो कहीं भी कुछ सड़े गले चीज़ों पे ये अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ खुद ब खुद ये आ जाते हैं। दूसरी बात करें हम, एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलियम इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये है इसमें एक एग्जाम्पल, पेनिसिलियम। ओके, आई होप कि फंजाई की इतनी इन्फॉर्मेशन स्पष्ट हो गई होगी आपको, है ना। इससे पहले मैं आपको इमेज दिखा दूँ फंजाई का। सो हेयर यू कैन सी द सम इमेज ऑफ फंजाई, है ना। इसको आप अपने क्षेत्र में भी बरसात के मौसम में देख सकते हैं ना, कहीं गोबर वोबर के आसपास ये ग्रो करता है, या फिर ये सड़े गले जो लकड़ी होते हैं ना, उस पे भी ये ग्रो करता है। ठीक है, तो दोस्त जो अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ, है ना। तो प्रोटोजोआ जनरली ये यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है ना। ये जो है यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। तो ये दोनों प्रकार से मिल सकता है हमें, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म है। ओके, यूजुअली ये पाया कहाँ जाता है, तो ये ज़्यादातर पानियों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये फाउंड इन, यूजुअली ये फाउंड इन
वाटर होगा, है ना, कि ज़्यादातर ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, पानी में देखने को मिलेगा ज़्यादातर, है ना। अब ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आप एक स्पष्ट रहें कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो चप्पल शेप स्ट्रक्चर होती है ज़्यादातर, है ना। जो ये परामीशियम जो है, तो परामीशियम भी क्या है, एक तरह से प्रोटोजोआ ही है। और प्रोटोजोआ की कुछ स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, ये चप्पल शेप की स्ट्रक्चर होती है। आप ऐसे लेके जाइए, है ना, और ला करके घुमा करके ऐसे चप्पल बना दीजिए, है ना। तो कुछ इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये भी क्या है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, और पैरामीशियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, है ना। एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पैरामीशियम और अमीबा, है ना। तो एग्जाम्पल में जो है वो है पैरामीशियम, पैरामीशियम एंड अमीबा की बात कर लेते हैं हम, है ना। अमीबा के बारे में एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टेड, आपको पता होगा कि अमीबा जो है अपना बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करके अपना भोजन को ऑब्जर्व करता है ना, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो आई होप कि फंगी जो होगा, सॉरी प्रोटोजोआ है जो, वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एल्गी, है ना। एल्गी की बात करते हैं हम। सो आगे दोस्तों हम बात करते हैं एल्गी की, है ना। तो एल्गी के बारे में आप अपने गांव में कलों के आसपास ग्रीन कलर का एक लेयर देखा होगा आपने, जहाँ पानी हमेशा गिरता हो, है ना। उसको अपने भाषा में हम लोग काई बोलते हैं, ना। अपने भोजपुरी भाषा में हम लोग काई शब्द का प्रयोग करते हैं इस एल्गी के लिए। सो काई जो होता है, एल्गी जो होता है, वो ज़्यादातर ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है ना। अब इसके बारे में हम बात करें तो ये जो होता है ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों होता है। ये क्या होता है दोस्त, सो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना, ये हो सकता है। ओके, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएशन ये होता है ऑटोट्रॉपिक, है ना। अब ये ऑटोट्रॉपिक क्यों होता है, एक और मैं इंटरेस्टेड बात बताने वाला हूँ आपको, है ना। ये जो है ये होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दैट मीन्स वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना पाने में सक्षम हो, है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी। ओके, इसको स्वपोषी बोलते हैं। आई होप कि मैं सही हूँ, है ना। इसको हम स्वपोषी बोलते हैं, अर्थात वैसे जीव जो अपने भोजन बना पाने में खुद सक्षम हो। यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, AUTOTROPHIC। ओके, तो वैसे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाने में सक्षम हो। अब स्वयं ये क्यों बना पाते हैं, बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। क्या होता है इनके पास, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। ओके, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब इस चीज़ से आप स्पष्ट रहें कि जिनके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट होगा उनको दूसरे किसी भी जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सो क्लोरोफिल पिगमेंट होने के कारण इनमें जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के माध्यम से अपना ये भोजन निर्मित करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। ये आपको पहले से ये पता होगा, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस से क्या होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थिति के कारण इनमें एक प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, जिसके कारण ये अपना भोजन बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बना पाते हैं, बिकॉज इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। और क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण मैंने अभी बताया कि कोई भी जीव जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं हम एग्जाम्पल की। सो एग्जाम्पल एक एस्पायरोगैरस एग्जाम्पल इसका हो सकता है, बढ़िया ना। और एक इंटरेस्टेड बात करें हम, एक इंटरेस्टेड बात मैं आपको बताऊं। सो ये एल्गी जो है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे उत्पत्ति सबसे पहले इसी जीव की हुई थी, है ना। अब थोड़ी सी मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है, क्योंकि जब आपने सुना ये कि पृथ्वी पे सबसे पहले उत्पत्ति जो है इसी जीव की हुई थी, तो सुन के अच्छा लगा होगा, है ना। अब इसी की उत्पत्ति क्यों माना जाता है, बिकॉज ये तो सबसे सिंपल जीव है, तो आने में सबसे पहले सिंपल ही जीव आए होंगे पृथ्वी पे, है ना। दूसरे, ये ऐसे जीव है जिनको किसी दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, ये अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं। ओके,
और ये पानी में पाए जाते हैं, है ना। ज़्यादातर पानी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पानी कंटिन्यू गिरती रहती है वहाँ पानियों में, या पानी के ऊपर या पानी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे सबसे पहले जो है वो इसी जीव की उत्पत्ति हुई थी, एलगी की। ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। जो भी मुख्यतः हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कशन किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो भी हमने जाना पढ़ा था, उन सब के बारे में एक एक करके हमने जान लिया, है ना। बट इसमें एक चीज़ और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो है वायरस। इसको मैंने इसलिए ऐड नहीं किया था स्टार्टिंग टॉपिक में, बिकॉज इसको मुझे अलग से बताना था आपको, है ना। अब हम बात करेंगे वायरस की। अभी एक वायरस आप जूझ भी रहे हैं ना, एक वायरस से आप जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी है पूरे विश्व में, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं। तभी हम बात करेंगे वायरस की। मैं फिर से इरेज करके सही से लिखूँ इसको। सो वायरसेस के बारे में हम वायरस के बारे में बात करें, तो ये जो होता है ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है ना। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि काफ़ी सूक्ष्म, है ना। इतना सूक्ष्म कि ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस को ढूंढना कितना मुश्किल हो गया हमारे गवर्नमेंट के लिए ना। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, है ना, ऑर्गेनिज्म है। ओके। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का तात्पर्य है कि बहुत छोटा, अति सूक्ष्म, है ना, जो आसानी से विजिबल नहीं होता है। और इसके लिए, और सबसे खास बात है वायरस की, कि वायरस जो होता है ये रिप्रोडक्शन के लिए ये इनसाइड द सेल रिप्रोड्यूस करता है ना। ये रिप्रोड्यूस कहाँ करता है? किसी भी सेल के अंदर। अर्थात इसको एक रिक्वायर्ड होता है किसी हॉस्ट सेल का रिप्रोड्यूस करने के लिए, ताकि अपनी संख्या को क्या करिए, बढ़ा सके, है ना। इसको, वायरस को, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी गई है। ये तो जब शरीर के बाहर रहेगा, किसी भी मतलब हॉस्ट सेल के बाहर रहेगा, तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही हॉस्ट सेल में इंटर करेगा, ये बिल्कुल जो इसकी बिहेवियर होगी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होने लगेगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं, ये क्या है? कड़ी है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। ओके। सो इसकी, इसको क्या होगी? इसको रिक्वायर्ड होगी किसकी? रिक्वायर हॉस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस, है ना, एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, है ना। ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं, सबसे पहले ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अभी मैंने बताया ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के कड़ी होते हैं। अर्थात ये सेल के बाहर, जब सेल के बाहर होंगे तो ये नॉन लिविंग होंगे, और जैसे ही बॉडी के अंदर इंटर करेंगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेंगे। ओके। इनको इनको रिक्वायर्ड होती है किसी भी हॉस्ट सेल का, है ना, जिसके अंदर ये जा करके क्या करे, अपने संख्याओं में बढ़ोतरी कर सके। जिस प्रकार अभी जो ये कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इसमें भी क्या है, हमारी बॉडी की आवश्यकता है उनको। तो हमारे बॉडी में जैसे ही वो इंटर करेंगे, उनकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती जाएगी, है ना। अर्थात हमारी बॉडी में जाने के बाद उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो हमारे लिए और भी ज़्यादा घातक हो जाएगा, है ना। सो आई होप कितना आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम बात करते हैं कोरोना कोविड-19 की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले तो एग्जाम्पल यही हमको दिख रहा है ना। एग्जाम्पल जो है, कोविड-19 इज ए टाइप ऑफ वायरस। एंड दूसरा बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और पोलियो वायरस होता है ना। बहुत सारे डिजीज़ को ये डिजीज़ करने में क्या करता है, इसका मुख्य योगदान होता है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना। कोविड-19, इन्फ्लुएंजा वायरस, ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो रोग रोग होने के जिम्मेवार होते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के बीच शेयर करें। आपका कर्तव्य बनता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी सुझाव देने हों आप कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दे सकते हैं। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, इनके कारण होने वाले रोग जो होते हैं, है ना, इनमें से कौन कौन से हमारे फ्रेंडली होते हैं, कौन कौन से हमें हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए
गुड बाय। थैंक यू सो मच।